जय हिंद। हमने भारतीय भूगोल में पार्ट 12 में पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य और पार्ट 13 में इस बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जानेंगे कि हमारे प्यारे भारत और पाकिस्तान के मध्य तो सीमा रेखा है, अर्थात रेड क्लिफ रेखा। तो इस रेड क्लिफ रेखा को 1947 में कैसे खींचा गया था, आखिरकार इस विभाजन रेखा का निर्धारण कैसे किया गया था, इसकी पूरी कहानी को आज हम पढ़ेंगे। तो बताइए क्या, जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आजादी की घोषणा की, आजादी के साथ ही दो नए राष्ट्र का जन्म हुआ। एक था भारत और एक था क्या, बताइए क्या, पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्र बने और जो देसी रियासती थी, दो देसी राजे रजवाड़े थे, वो या तो हिंदुस्तान में मिल गए या फिर पाकिस्तान में मिल गए। और कुछ राजे रजवाड़ों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा, जैसे कि जम्मू कश्मीर। तो बताइए कि जैसे ही आजादी की घोषणा हुई, उसके बाद भारत का जो भी संपदा थी उसका विभाजन होना तय हुआ। जैसे कि कुर्सी, मेज, डाकघर, किताबें, बग्घियां, सरकारी आवास जो भी थे, रेलवे की पटरियां, डाकघर, सरकारी खजाना, सब कुछ आसानी से बढ़ गया। परंतु जो सबसे ज्यादा दुष्कर कार्य था, जो सबसे ज्यादा कठिन कार्य था, वह था इस हिंदुस्तान को काट करके एक नई सीमा रेखा खींचना भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो ये नई सीमा रेखा खींचना, तो इसके लिए बताइए क्या, इसके लिए दो तत्व निर्धारित किए गए। पहला कि जो मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र होगा उसे काटकर पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, और जो हिंदू बहुमत के साथ जो अन्य धर्म के लोग होंगे उसे हिंदुस्तान को दे दिया जाएगा। इसके लिए जो महान प्रांत थे, अब बताइए क्या, दो महान प्रांतों में समस्या आई। एक तो था पश्चिम बंगाल, एक तो था ये पश्चिम बंगाल और एक तो था ये पंजाब। तो भारत, जो पंजाब के जो सिख समुदाय के व्यक्ति थे, उन्होंने पाकिस्तान में मिलना अस्वीकार कर दिया। तो इसलिए आप बताइए क्या, इस तरफ रहते थे सिख और इस तरफ पश्चिमी पंजाब में रहते थे मुसलमान। तो पश्चिमी पंजाब को अब हमें किसे देना था, पाकिस्तान को, और जो पूर्वी पंजाब था उसे हमें किसे देना था, हिंदुस्तान को। इसी प्रकार से जो पश्चिमी जो बंगाल था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, तो जो पश्चिमी बंगाल था वो आया हिंदुस्तान के हिस्से में, और जो पूर्वी बंगाल था वो गया कहाँ, बताइए क्या, वो गया पाकिस्तान के हिस्से में। तो आज जो आपको ये बांग्लादेश दिख रहा है, पहले बांग्लादेश ना होकर के यह क्या था, पूर्वी बंगाल था। और इस पूर्वी बंगाल को ही जैसे ही पाकिस्तान नाम का राष्ट्र बना, तो इसे हमने नाम दे दिया, बताइए क्या, पूर्वी पाकिस्तान। तो ये जो आपको पाकिस्तान दिख रहा है, यह था पहले पश्चिमी पाकिस्तान और यह था पहले पूर्वी पाकिस्तान। तो जो और फिर जो पूर्वी पाकिस्तान था 1971 में इसने युद्ध करके, बताइए कि ये पाकिस्तान से अलग हो गया। वो एक अलग मैटर, उसे हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार से बताइए क्या ये तय हुआ। अब इन दो महान प्रांतों को, जो पंजाब मतलब 5 नदियों का, अब ऐसी भूमि जहां पर बहुत ज्यादा क्या होता था, यहाँ पर बहुत ज्यादा गेहूं, गन्ना, बहुत ज्यादा, तो बहुत संपन्न प्रांत था कौन सा, पंजाब और ये बंगाल। और ये बंगाल इतना संपन्न प्रांत था कि जैसे ही अंग्रेजों ने सबसे पहले कहां से घुसे थे भारत में, ये बंगाल को ही तो सबसे पहले इन्होंने कब्जा किया था। तो ये इसी बंगाल से आए थे, इस बंगाल को अब बांटना था। इसके लिए क्या काम किया गया, एक ब्रिटेन से एक व्यक्ति को आमंत्रित किया गया। उस व्यक्ति का नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। तो सर सिरिल रेडक्लिफ 8 जुलाई 1947 को भारत आए और आकर ये किससे मिले, आकर के जो हमारे वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो हमारे वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से जाकर के ये सिरिल रेडक्लिफ मिले। फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने पूरी पृष्ठभूमि बताई और पृष्ठभूमि बताकर उन्हें कहा कि आपको पंजाब और इस बंगाल के बीच क्या खींचनी है, आपको एक रेखा खींचनी है। अब उस रेखा के तत्व क्या होंगे, उस रेखा को ध्यान में ये रखा जाएगा कि जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी वो पाकिस्तान के क्षेत्र में जाएगा, और जहां हिंदू आबादी ज्यादा होगी या फिर अन्य धर्म के लोग ज्यादा होंगे वो कहां आएगा, वो हिंदुस्तान के हिस्से में आएगा। अब ये मान गए। अब इनको क्या काम किया, इन्हें इनकी सहायता के लिए 4-4 जजों की टुकड़ियां नियुक्त की गई जो वहां के जज हुआ करते थे। तो उन जजों के साथ इनकी नियुक्ति हुई, उसके अध्यक्ष इन्हें बना दिया सर सिरिल रेडक्लिफ को। दरअसल सिरिल रेडक्लिफ न कभी भारत आए थे, न ये भारत की संस्कृति को जानते थे, फिर भी इन्हें काम सौंपा गया। तो काफी डरे हुए थे कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मतलब ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति तो हुआ करते थे, परंतु ना इन्हें हमारी संस्कृति की समझ थी, न ये भारत के किसी क्षेत्र से परिचित थे। तो अब किसी अपरिचित व्यक्ति को एकदम से काम सौंप दिया जाएगा तो डरेगा, तो काफी डरे हुए थे। तो इन्हें कहा गया कि आपकी सहायता के लिए, आप डरिए मत, आपकी सहायता के लिए कुछ व्यक्ति हम और लगा देंगे जो यहाँ से परिचित होंगे। परंतु जो 4 जज लगाए गए थे उसमें से 2 हिंदुओं के द्वारा नियुक्त किए गए थे और 2 मुस्लिमों के द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो जब वे सिफारिश प्रस्तुत करते थे तो वो आपस में ही उलझ जाते थे, आपस में ही झगड़ा करने लगते थे। इसलिए सारा काम किस पर आ गया, सर सिरिल रेडक्लिफ पर। तो इन्हें पूरी खुली छूट दे दी गई कि आप सैद्धांतिक रूप
रूप से तो आपको जो जज हैं वो सहायता करेंगे, परंतु व्यवहारिक रूप से आपको सारे निर्णय आपको ही लेना है। और इन्होंने फिर बात की, इन्होंने फिर नेहरू जी से जाकर के वार्तालाप की, इन्होंने जिन्ना जी से जाकर वार्तालाप की कि यदि ये जो रेखा खींची जाएगी उसकी जिम्मेदारी पूरी होगी आप पर कि आपको सेम रेखा को लागू करना है, इसमें कोई भी सरकार किसी प्रकार से आनाकानी नहीं कर सकती। नेहरू जी भी मान गए, जिन्ना जी भी मान गए, और इन्हें कहा गया कि आपको 15 अगस्त 1947 से पहले ही रेखा खींचकर तय करनी है। तो बताइए कि 8 जुलाई को आए तो इन्हें 5 हफ्तों से भी कम का समय मिला। तो इन्होंने आनंद फानंद में बताइए कि हेलीकॉप्टर से जो भी क्षेत्र इन्होंने कवर कर पाए तो उन पूरे क्षेत्रों का इन्होंने हेलीकॉप्टर से क्या किया, मुआवना किया, घूमे फिरे, और फिर आकर के इन्होंने क्या काम किया, अब इन्हें कहा कि 15 अगस्त से पहले ही करना है। तो अब इनके पास तो समय था नहीं, तो इन्होंने ऐसे कांड करके गए। तो इन्होंने पूरी जितनी भी पुलिस चौकियां थी पंजाब में, यहां से लेकर के पुलिस चौकियों को मिला दिया, और यहां से लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल में, जो पूरा बंगाल था वो पूरे बंगाल में इन्होंने क्या काम किया, जितनी भी पुलिस चौकियां थी, जितनी भी सेना के क्वार्टर थे, उन्हें आपस में मिलाया और एक रेखा खींच दी। बोला ये बन गया, और उसका जो नक्शा तैयार करके 2 नक्शे इन्होंने तैयार कर दिए, और 13 अगस्त 1947 के दिन इन्होंने तैयार करके कहां पहुंचा दिए, लॉर्ड माउंटबेटन के कक्ष में। अब वे नक्शे वहां पर पहुंच गए, परंतु लॉर्ड माउंटबेटन ने वे नक्शे 13 अगस्त को ही प्रकाशित नहीं किए, क्योंकि वे जानते थे कि जैसे ही ये नक्शे प्रकाशित होंगे एक प्रेत बाहर आएगा, और वो प्रेत होगा विद्रोह का, वो प्रेत होगा लड़ाई झगड़े का। तो वो बात इसलिए उन्होंने, क्योंकि 14 अगस्त को कौन आजाद होने वाला था, पाकिस्तान, और 15 अगस्त को आजाद होने वाला था हिंदुस्तान, तो इसलिए वे नक्शे वहां पर 13 अगस्त के दिन प्रकाशित नहीं किए गए। परंतु वे नक्शे और वो जो रेखा खींचने का काम क्या था, वह 13 अगस्त के दिन ही पूरा हो गया था। अब उसको जो नक्शा था उसे एक डिस्प्लेस बॉक्स में रख दिया गया। अब लॉर्ड माउंटबेटन पहुंच गए 14 अगस्त को पाकिस्तान, मतलब कराची, 14 अगस्त को पाकिस्तान। जिन्हें लोगों को लग रहा था, तो आप लोगों को एक बात जानकर हैरानी होगी कि जब हम आजाद भी हो गए थे तो हमें पता नहीं था, या हमारे देश के लोगों को पता नहीं था कि हम पाकिस्तान में हैं या हम हिंदुस्तान में हैं, क्योंकि जिन्हें लग रहा था कि हमें पाकिस्तान में जाना चाहिए, उन्होंने खुशी खुशी पाकिस्तान के ध्वज को ध्वजारोहण किया, खुशी खुशी अपनी आजादी मनाई। परंतु उन्हें क्या मालूम था कि हम हिंदुस्तान में हैं या हम पाकिस्तान में हैं। उसी प्रकार से 15 अगस्त को बड़े ही आजादी के साथ, खुशी उल्लास के साथ 200 वर्षों की गुलामी को भूलकर भारत ने, उस पहला दिन था जब दिल खोलकर लोग ने खुशियां मनाई, तो वह था 15 अगस्त का दिन। अब दोनों ने बड़ी खुशी खुशी हो गया। अब 16 अगस्त को भी वो जो रेड क्लिफ रेखा थी, वह जो विभाजन रेखा के जो नक्शे थे वो वहीं पे रखे हुए थे, कहा, लॉर्ड माउंटबेटन के कक्ष में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अब 17 अगस्त का वह दिन आता है कि अब रेखा को प्रकाशित करना था, विभाजन रेखाओं को। 17 अगस्त को पहले क्या काम किया, दोनों नक्शों को लॉर्ड माउंटबेटन ने, एक को पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खां, और हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे प्यारे नेहरू जी। तो नेहरू जी के हाथों में एक नक्शा सौंप दिया गया और एक नक्शा सौंप दिया गया लियाकत अली की का। 2 घंटे बाद दोनों आए, और उसके बाद एक संयुक्त बैठक हुई। उसमें फिर लियाकत अली का भी चेहरा उतरा हुआ था, नेहरू जी का भी चेहरा उतरा हुआ था। क्योंकि नेहरू जी का चेहरा इसलिए उतरा हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो प्यारा सा एक बहुत ही पुराना शहर, जो कि मुंबई से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय था, और जो कलकत्ता दिल्ली से भी ज्यादा पुराना था, और कलकत्ता से ज्यादा अभिजात्य था, ऐसा शहर तक लाहौर, वो लाहौर था हिंदुओं का शहर। क्योंकि वहां पर नेहरू जी को भी लग रहा था और सभी को लग रहा था कि जो लाहौर है, यहाँ पर है लाहौर, तो लाहौर जो है वो लाहौर कहाँ आएगा, लाहौर है अमृतसर, यहाँ पर पंजाब में, यहाँ पर जाएंगे आप, एक शहर है अमृतसर, और अमृतसर के से 23 किलोमीटर दूर है यहाँ पर लाहौर। तो लाहौर को क्या काम किए रेड क्लिफ जी ने, ऐसे कांड कर गए और लाहौर को दे दिए मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को इसलिए दिया क्योंकि उन्हें वे खुश करना चाहते थे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना रेड क्लिफ और लॉर्ड माउंटबेटन एक ही कॉलेज में पढ़े थे। तो उन्होंने लाहौर, हमारा शहर लाहौर, जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती थी, आज वो हमारा लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में है। वो जो लाहौर है वो हिंदुस्तान में होना चाहिए था। इसी प्रकार से जैसे ही नक्शा विभाजित हुआ, इसके फिर दोष क्या क्या थे, पहला तो लाहौर चले गया जहां हिंदू जनसंख्या, और फिर लाहौर का ऐसे कत्लेआम मचा कि बताइए क्या, लाहौर का ऐसे कत्लेआम मचा कि पूरी 8 लाख लोग मारे गए और 1 करोड़ लोग बेघर हुए इस रेड क्लिफ रेखा के कारण। और यही रेड क्लिफ रेखा के कारण ही यह अखंड भारत टूट करके क्या हो गया, खंड खंड में विभाजित हो गया। तो ये काम रेड क्लिफ जी ने किए। इसके बाद यहाँ रेड क्लिफ ने बहुत ज्यादा गलतियां की। यहाँ पर
पर था एक पेड़, यहाँ पर एक था खेत पंजाब में, एक किसान का पहले बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, आधा खेत चले गया पाकिस्तान में और आधा खेत रह गया हिंदुस्तान में। यह कांड इन्होंने रेडक्लिफ जी ने यहाँ पर किया। अरे रेडक्लिफ साहब, आपने रेखा तो खींचे, पहले घूम लेते अच्छे से, फिर रेखा खींचते, न जाने कितने लोगों को परेशानी इससे उठानी पड़ी। इसके बाद यहाँ पर एक घर था, बताइए क्या, यहाँ पर बंगाल में, ये यहाँ पर, तो वो घर में क्या हुआ, वो घर का आधा हिस्सा चले गया पाकिस्तान में, बीच से ही रेखा चली गई, आधा चले गया पाकिस्तान में, आधा चले गया हिंदुस्तान में। काफी वर्षों तक विवाद हमारा बांग्लादेश के साथ रहा, पाकिस्तान के साथ रहा, तो वो बहुत ज्यादा विवाद रहा। इसके बाद यहाँ पर था चटगांव पहाड़ी इलाका। चटगांव पहाड़ी, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो चटगांव पहाड़ी इलाका था उसकी 97% जनसंख्या गैर मुस्लिम थी, मतलब 3% वहां पर मुसलमान निवास करते थे। फिर भी वह पाकिस्तान के हिस्से में गया, क्योंकि जब 15 अगस्त को आजादी मनाई यहाँ के लोगों ने, तो हिंदुस्तान का ध्वजारोहण किया था। फिर इन्होंने क्या कहा, हमें रहना ही नहीं है। रेखा मिलने के बाद इन्हें पता चला कि हमें पाकिस्तान में रहना है। कुछ लोग तो ऐसे झलिया झकड़िया पकड़ करके ऐसे हिंदुस्तान की ओर पलायित होने लगे। तो ये जो चटगांव पहाड़ी इलाका था, यही भी हिंदुस्तान के कब्जे में आना था। एक काम इन्होंने क्या काम किया, यहाँ पे पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा के पास यहाँ पर एक 2 जिले थे, एक था फिरोजपुर और एक था गुरदासपुर। तो ये फिरोजपुर और गुरदासपुर कहा जाता है कि रेडक्लिफ जी ने पहले पाकिस्तान को ही सौंपा था। क्या यह फिरोजपुर और गुरदासपुर पहले पाकिस्तान को ही सौंपा था, परंतु लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर वो जिले फिरोजपुर और जो गुरदासपुर था वो पाकिस्तान से मतलब ये निकाल करके वह फिर हिंदुस्तान को रेडक्लिफ जी ने सौंपे थे। तो इसलिए वो सौंपे गए थे क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जानते थे कि जैसे ये जो एक स्वतंत्र जो रियासत थी, यहाँ पर बहुत बड़ी रियासत थी जम्मू कश्मीर, और यहाँ के राजा थे महाराजा हरि सिंह। यदि ये भारत के पक्ष में विलय कर देते जम्मू कश्मीर का, तो भारत की सेना यहाँ से कैसे प्रवेश करती, क्योंकि यदि ये क्षेत्र, क्योंकि यदि जो रोड बनी हुई थी वो यहीं से बनी हुई थी और यहाँ पे बहुत ज्यादा पहाड़ थे, यहाँ से तो हम वहां पर प्रवेश नहीं कर पाते हमारी सेना। इसलिए ये क्षेत्र जो गुरदासपुर था, बहुत ही अच्छा किया कि इस गुरदासपुर को रेडक्लिफ महोदय हिंदुस्तान को सौंप दिए। नहीं तो हम तो जम्मू कश्मीर, मतलब ये जो जम्मू कश्मीर को यदि भारत में विलय करते तो ये भारत में आ ही नहीं पाता, क्योंकि अगर ये जो गुरदासपुर था, ये अगर रेडक्लिफ जी पाकिस्तान को सौंप देते तो एक बहुत ही प्यारा प्रांत कहाँ चला जाता, पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर, क्योंकि फिर जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में प्रवेश करने के लिए कोई हिस्सा नहीं होता। अब हिंदुस्तान आजाद हो गया, जम्मू कश्मीर की बात अब हम चलाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या हुआ, ये हिंदुस्तान में विलय के पक्ष में इन्होंने क्या काम किया, पाकिस्तान की जो सेना थी उसने कबायलियों का वेश धारण किया, आतंकवादियों को इन्होंने, पाकिस्तान ने आतंकवादियों को हमारे जम्मू कश्मीर में प्रवेश करा दिया। और जैसे ही ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश हुआ, आतंकवादी तो महाराजा हरि सिंह भागते भागते हिंदुस्तान आए और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान वाले मेरी सहायता करो। तो ये नेहरू जी बोले ठीक है हम कर देंगे। तो फिर नेहरू जी ने तो बोल दिया, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, पूरे गृह विभाग के प्रमुख थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, क्यों करें हम सहायता, तुम तो हमारे अंग नहीं हो। और इसी का सपोर्ट लॉर्ड माउंटबेटन ने भी किया। तो इन्होंने पहले कहा क्या, पहले भारत में तो आप विलय कीजिए, तब तो हमारी सेना आपको सहायता कर पाएगी। तो महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान में के विलय पत्र पर जो है साइन किए। उसके बाद क्या हुआ, हमारी सेना यहाँ से दर कहाँ पहुंची, यहाँ पर जम्मू कश्मीर इसी गुरदासपुर से पहुंची। यदि ये गुरदासपुर हिंदुस्तान में नहीं होता तो पूरा जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान हथिया लेता। तो ये बहुत अच्छा काम किए रेडक्लिफ जी आपने, जो हमें ये जो क्या है बताइए, क्या ये गुरदासपुर हमें सौंप दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से फिर ये जो आतंकवादी लोग थे, पाकिस्तानी आतंकवादी, इन्होंने क्या काम किया, या फिर जो कबायली लोग थे इन्होंने क्या काम किया था, यहाँ से जम्मू कश्मीर में श्रीनगर तक इनकी सेना पहुंच गई थी। हमारी सेना यहाँ से पहुंची रात में और फिर हमारी एयरफोर्स ने उड़ान भरी, फिर हमने कुछ हिस्सा आजाद करवाया। इस प्रकार से आजाद करवाने के बाद इन्होंने बहुत सारे हिस्से पर फिर युद्ध विराम होगा, यूएनए चले गया, वो एक अलग मामला है, किसी और वीडियो लेक्चर में हम उसे कवर करेंगे। तो बताइए क्या, यहाँ से जो रेखा निर्धारित होती है, यहाँ से ये जो ऐसी ये जो जम्मू कश्मीर को पूरा यहाँ से ये इनने पाकिस्तानी कबायलियों ने हथिया लिया, और ये जो यहाँ से रेखा तय होती है वाली,
जी ये इस रेखा को यहाँ पर एक रेखा तय हो गई, तो यहाँ पर इस रेखा का नाम है LOC, सुना होगा आपने LOC। तो ये जो LOC है ये इसी युद्ध विराम रेखा है एक प्रकार की, और इसे 1947 में इसका एक नाम जो हुआ, 1948 में जब युद्ध विराम हुआ तो इसको युद्ध विराम रेखा कहते थे इस रेखा को। फिर 1972 में शिमला समझौता हुआ और उसके द्वारा इस रेखा का नाम निर्धारित किया गया। क्या निर्धारित किया गया? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इसका नाम निर्धारित किया गया लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल कब जम्मू कश्मीर और जो है बताइए क्या पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है वह LOC, ना कि रेड क्लिफ रेखा नहीं है, क्योंकि जब रेड क्लिफ रेखा बनी थी तब बताइए क्या ये जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर तब वो भारत का हिस्सा नहीं था। तो जम्मू कैदी कोई पूछे कि जम्मू कश्मीर और भारत के मध्य जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये 1972 में शिमला समझौते के परिणाम स्वरूप इसे औपचारिक नाम दिया गया था। यदि आप बताइए कि जो बांग्लादेश दिख रहा है आपको, ये बांग्लादेश पहले पाकिस्तान में हुआ करता था, मैं पूर्व में आपको समझा चुका हूँ। तो ये बांग्लादेश क्या हुआ, 1971 में इन पाकिस्तानियों ने इनको कहा ये पिछड़े मुसलमान है, ये बांग्ला भाषा बोलते हैं, ये उर्दू नहीं बोलते। तो यहाँ के लोगों को इन्होंने काफी हतोत्साहित किया और यहाँ का पूरा झूठ ले लेकर ये क्या काम करते थे, विदेशों में भेजते थे और इन लोगों का भी इन्होंने बहुत ज्यादा दोहन किया। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि आप हमारा दोहन कर रहे हैं, आप हमें पिछड़े मुसलमान कहते हैं। तो यहाँ के जो मुस्लिम भाई थे उन्होंने क्या काम किया, विद्रोह कर दिया और आजादी की घोषणा कर दी। तो ये जो बांग्लादेश था ये 1972 में हम भारतीयों के सहयोग से, तो ये बांग्लादेशियों को भी हम भारतीयों का उपकार मानना चाहिए कि हमने इनकी सहायता की थी। मतलब हम कभी जताते नहीं, हम तो चाहते थे हम 1971 में जो बांग्लादेश जो बनाए थे इसे बोल देते कि तो हमने जीता है, अब बांग्लादेश क्या हुआ हमारा। पर हम क्या है, उदार हैं, हम सहिष्णु हैं। हमने पाकिस्तान के भी सैनिक वापस कर दिए और हमने बांग्लादेश को भी कहा कि चलिए हम तुम्हें आजाद देश मान लेते हैं। और सबसे पहले भारतीय संसद ने बांग्लादेश को आजाद देश घोषित किया था। तो बताइए क्या इस प्रकार से बांग्लादेश इन पाकिस्तानियों से अलग हुआ। तो बताइए ये जो बांग्लादेश था, अब यदि कोई पूछे कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के मध्य जो सीमा रेखा निर्धारित होती है वे कैसे निर्धारित होती है, तो क्या वे तो 1972 में बना, मतलब वो भी रेखा क्या होती है, रेड क्लिफ रेखा से ही, रेड क्लिफ रेखा के नाम से ही जो बांग्लादेश है और जो के बीच और जो हिंदुस्तान के बीच जो रेखा निर्धारित होती है वो किससे होती है, रेड क्लिफ रेखा से ही निर्धारित होती है। आशा है आपने इस वीडियो लेक्चर को काफी एंजॉय किया होगा और आपने हर एक बातों को नोट किया होगा और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो लेक्चर को सब तक पहुंचाएंगे जिससे सभी जान पाए कि कैसे एक रेड क्लिफ रेखा का कैसे निर्धारित किया गया और किस प्रकार से हमारे अंग्रेजों ने हमारे अखंड भारत को विभाजित करके खंड खंड में विभाजित कर दिया गया। अब मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।